जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएस में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चंस बेहद शानदार हैं। आप भले ही सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, किसी स्टेट पीसीएस के लिए या किसी दूसरे एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। बिकॉज अभी जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव नेचर के हैं। पॉलिटी के सेक्शन में हमने देखा कि सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज वगैरह से सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको तरीका पता ही है क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। हाँ, अगर कोई बैच में एनरोल होना चाहता है तो सिविल सीडीएस और एनडीए के लिए जो हमारी बैच है वो सूरवीर है, सीएपीएफ के स्टूडेंट्स भी इसमें एनरोल करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से, क्यूरेटेड तरीके से इसमें मटेरियल आपको दिया जाता है। कंटेंट में वीडियोज़, पीडीएफ सारी चीज़ें कवर्ड हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी आप लेना चाहते हैं तो ये नंबर वगैरह यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके और भी डिटेल्स ले सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चंस 1 की। सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये रहा पहला सवाल। इसमें कह रहे हैं शहर आपको बताना और लेक, इनमें से कौन सा मैच नहीं है। बफेलो, डेट्रॉइट, मिलवाउकी और टोरंटो, ये शहर के नाम है ना। और जो राइट साइड में वो लेक के नाम है, झीलों के नाम है, ईरी, सुपीरियर, मिशिगन और ओंटारियो। देखिए जो बफेलो है ये ईरी के साथ है, ये सही मैच है। जो बफेलो शहर है वो ईरी के तट पे है। डेट्रॉइट सुपीरियर कह रहे हैं, यही गलत है। जो डेट्रॉइट है ये डेट्रॉइट रिवर के ही बगल में है। और ख़ास तौर से अगर लेक की बात करें तो लेक का नाम है लेक सेंट क्लेयर। ठीक है, और इसी के साथ ही लेक ईरी, ये दो भी हैं, दोनों साथ में ही हैं। तो ये दोनों शहर इस तरह से जुड़े हुए हैं ना, इस तरह से इनकी बाउंड्रीज बनती है। और मैं मैपिंग के साथ करवाता हूँ कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। उसके बाद मिलवाउकी और टोरंटो कह रहे हैं। देखिए मिलवाउकी मिशिगन ये सही है, टोरंटो ओंटारियो में ये भी सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है क्योंकि ये 2-3 शहर तो फेमस हैं, बट ये सारे के सारे शहर पीवाईक्यूज में नहीं पूछे गए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैपिंग की क्लैरिटी चाहिए। बस यही एक सवाल है जो आई गेस थोड़ा फैक्चुअल है, कठिन है, बाकी के क्वेश्चन आसान है। ये देख लीजिए, लैटिट्यूड के बारे में पूछ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। देखिए आसान या कठिन तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि आपकी उस टाइम पे अप्रोच कैसी लगी। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, मैं वो क्लास में भी पढ़ा सकता हूँ, बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो वो तरीका भी मैं आपको एंड में सिखाऊंगा जो बहुत काम आएगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन पे फोकस करिए। इसमें ना 2 स्टेटमेंट हैं और आप जानते हो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला कह रहे हैं जो डिस्टेंस है 2 सक्सेसिव लैटिट्यूड के बीच का, वो स्लाइटली यानी थोड़ा सा बदल जाता है जब इक्वेटर से पोल की ओर जाते हो। दूसरा ये कह रहा है कि जो लैटिट्यूड के पैरेलल्स हैं, अगर आप उनको 1-1 डिग्री की दूरी पे ड्रॉ करते हो तो जो टोटल नंबर आता है पैरेलल्स का, वो इक्वेटर को मिला करके 179 आता है। अब मैं आपको इसका रेफरेंस समझाता हूँ, बट ये पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी से। देखिए एनसीईआरटी की जो बुक आती है प्रैक्टिकल वाली 11th क्लास की, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, तो इसलिए हम इसे ज़रूर कवर करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, जो लैटिट्यूड होता है वो बताता है उनका डिस्टेंस किससे, तो इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ से। और इसे ही हम मेरिडियन के बेस पे, आप जानते हो ना, सिंपल है ये तो, कि कितने एंगल पे है उसके, जैसे मान लो ये 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री लैटिट्यूड ये कहलाएगा, है ना, इस तरह से। तो इसके बाद फिर ये कह रहे हैं जो लाइन ज्वाइन करती है प्लेसेस को जो सेम लैटिट्यूड के हैं, उन्हें हम पैरेलल कहते हैं। पैरेलल का मतलब समझ रहे हो, पैरेलल्स का मतलब ये है कि वो लाइन जो सेम लैटिट्यूड, मान लो ये यहाँ पे लैटिट्यूड है और ये यहाँ पे भी है 30 डिग्री पे, दोनों को आप जोड़ दिए तो ये जो लाइन बनी ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पैरेलल्स कहते हैं। और जो इक्वेटर की वैल्यू है वो 0 डिग्री होती है, और जो लैटिट्यूड होता है पोल का वो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होता है। अगर लैटिट्यूड के पैरेलल्स को आप 1 डिग्री के अंतराल में 1 डिग्री के इंटरवल में ड्रॉ करते हो तो 89 पैरेलल्स आते हैं नॉर्थ में और 89 पैरेलल्स आते हैं साउथ में। देखो ये 2 हेमिस्फीयर है, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है, एक नर्दर्न हेमिस्फीयर है, एक सदर्न हेमिस्फीयर है। अब नर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल 79 पैरेलल्स आते हैं और इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में नर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल 89 पैरेलल्स आते हैं और इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में टोटल 89 पैरेलल्स आते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि लैटिट्यूड तो 90 होते हैं, इस तरह से अगर हम देखें 0 डिग्री से स्टार्ट करके, तो फिर साउथ में भी इस तरह से 90 होते हैं और ऊपर से एक इक्वेटर है, तो टोटल तो 181 हो गया। बट यहाँ तो आप बता रहे हो 179, और यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं समझोगे ना तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि क्लियर करा नहीं है इन्होंने।
जस्ट अ सेकेंड। तो पहले चलते हैं हम एक खूबसूरत सा अर्थ ड्रॉ करते हैं, देन इसमें इक्वेटर ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप ये समझो कि इक्वेटर 0 डिग्री है ना, पोल है 90 डिग्री नॉर्थ, और ये सदर्न पोल है, ये है 90 डिग्री साउथ। अगर आप पैरेलल्स को एक एक डिग्री के अंतराल पे ड्रॉ करते हो तो ये कितना बनेगा, देखो ये 1 आएगा, 2, इस तरह से टोटल यहाँ पे 89 आएंगे, और ये 90th नंबर का आएगा, तो टोटल हो गए 90। बट पैरेलल्स, ये जो वर्ड है ना, ये दिखा रहा है एक लाइन को, है ना, और इमेजिनरी लाइन है आई नो, बट ये पैरेलल्स का मतलब है कि लाइन को दिखा रहा है। बट जो 90 डिग्री नॉर्थ और जो 90 डिग्री साउथ है, ये तो पॉइंट है। 90 डिग्री नॉर्थ इज अ पॉइंट, इसको पॉइंट माना जाता है। सेम 90 डिग्री साउथ को पॉइंट माना जाता है। तो इस तरह से 0 से अब स्टार्ट करो, 1 2 3 4 करते हुए आप जाओगे तो 89 आपको साउथ में देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, पैरेलल्स। 89 पैरेलल्स साउथ में देखने को मिलेंगे। इसी तरह से 89 पैरेलल्स नॉर्थ में देखने को मिलेंगे। 90 वाला हम क्यों काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट है, पैरेलल नहीं है। समझ आया, सारी चीज़ों का मतलब आपको समझ आया। तो अब जोड़ के देखते हैं, 89 नॉर्थ में है, 89 साउथ में है, और ये एक इक्वेटर भी तो है, +1, तो 9 9 8 9 9 + 9 18 और 1 19, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया 17, तो टोटल आ गए 179। क्यों, क्योंकि हमने पोल्स को एक्सक्लूड कर दिया है पैरेलल्स में। तो इस तरह से इन्होंने कंप्लीट क्लियर करके स्टेटमेंट बना करके पूछा है कि लेटीट्यूड के पैरेलल्स को अगर आप ड्रॉ करते हो 1 डिग्री के अंतराल में, तो टोटल जो पैरेलल्स आता है इक्वेटर को मिला करके वो 179 आता है। तो आंसर क्या हुआ, सी हुआ, बोथ 1 और 2। तो इसमें ना क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, हालांकि इसका क्वेश्चन का जो पूछने का अप्रोच है वो बहुत वीक है, सही तरीके से सेंटेंस फॉर्म नहीं किया गया है। इन्होंने यही पूछा था कि कितने लैटिट्यूड हैं ग्लोब में, अगर आप 1 डिग्री के अंतराल में ड्रॉ करते हो तो 1 डिग्री के अंतराल में आप ड्रॉ करोगे तो कितने लैटिट्यूड आ जाएंगे, 89 + 89 + 1 यानी 179, ठीक है। तो कमीशन ने नॉन नहीं दिया था, बहुत लोगों ने सोचा कि नहीं यार 181 होना चाहिए, नहीं वो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि आप 1 डिग्री के अंतराल में जोड़ रहे हो, है ना। 1 डिग्री के अंतराल में आप ये देखोगे तो 1 डिग्री इस तरह से टोटल गैप में 89 आएगा, और 90th वाला आप पैरेलल नहीं कंसिडर कर रहे हो क्योंकि वो एक पॉइंट है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था। देन ये भी देख लीजिए क्या कह रहे हैं, बट टू बी प्रिसाइज अ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड चेंजेस स्लाइटली इन लेंथ फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, वाइल एट द इक्वेटर इट इज 110.6 किलोमीटर, एट द पोल्स इट इज 111.7 किलोमीटर। लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस में बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन और द पोल स्टार। आप ये समझो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कह तो रहे हैं कि पोल्स में वाइल एट द इक्वेटर जो डिस्टेंस है वो 110.6 है, जबकि पोल्स में ये 111 है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये ना जो यहाँ पे जो दूरी आप देख रहे हो ये वाली दूरी एंड देन पोल्स पे जो दूरी है वो सेम नहीं आ पा रही है। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, अर्थ हमारा स्फीयर तो है नहीं परफेक्ट, ये तो इस साइड से उभरा हुआ है और यहाँ पे धंसा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये दो लैटिट्यूड्स के बीच का, भले ये दोनों 1 डिग्री के गैप में है लेकिन वो सेम नहीं है, क्योंकि स्फीयर ही नहीं है ना। परफेक्ट स्फीयर रहता तो सिंपल सी बात है सबका डिस्टेंस सेम रहता, हर डिग्री पे जो डिस्टेंस है वो सेम आता, लेकिन यहाँ पे तो ये धंसा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा पोल्स के पास तो कम पड़ जाएगा डिस्टेंस। आई होप इट मेक सेंस टू यू, सिंपल मैथ्स है ना। और इस हिसाब से अगर हम देखें, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, देखो ये जो इक्वेटर है यहाँ पे ये ऐसे उभरा हुआ है, ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ जानबूझ करके, देन यहाँ पे ये धंसा हुआ है। अब आप बनाओ, अब आप इसे 1 डिग्री पे ड्रॉ करो, देखो यहाँ पे सब सेम है ना इक्वेटर के पास, लेकिन जैसे आप पोल की तरफ बढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये वाला जो डिस्टेंस था इन दोनों डिग्रीज के बीच का और इसके जो पोल्स के बीच का वो सेम नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो अब जब ये आप पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव लैटिट्यूड चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, बहुत आसानी से आप इसे डिकोड कर लोगे। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 2 सक्सेसिव लैटिट्यूड के बीच जो डिस्टेंस आ रहा है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, है ना। ये आप लॉजिक समझ के, क्योंकि अर्थ बल्ज है इक्वेटर में, तो जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा फैल जाते हैं। इसी वजह से इक्वेटर में जो डिस्टेंस है वो डिवाइड करने पे आएगा 110.6 किलोमीटर पर डिग्री, है ना, जबकि यहाँ पे आएगा पोल्स में 111.7 किलोमीटर पर डिग्री। इससे ज़्यादा मैथमेटिक्स जानने की नीड नहीं है, तो थोड़ा ही डिफरेंस है बट है। ये क्वेश्चन ज़्यादा सवाल मैं नहीं लेके आया हूँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। बस हम कुछ क्वेश्चन में अच्छे वाले आपको करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो फिर क्या होगा, एक ही टॉपिक पे पूरा सेशन हो जाएगा। एनडीए का क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहे हैं जो डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूड के बीच का वो 0 हो जाता है नॉर्थ पोल में,
और साउथ पोल में। दूसरा कह रहे हैं जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर। तीसरा ये कि जो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये लेटीट्यूड के नंबर से ज़्यादा है। अब इस क्वेश्चन में आप लगाइए दिमाग, क्या होना चाहिए। तो देखिए पहली बात तो ये कि ये जो कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में नहीं कह रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस जो होती है वो 0 हो जाती है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो ये देखो आप, ये हमारा अर्थ है एंड देन जब हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड की तो ये इस तरह से ड्रॉ होता है ना, इस तरह से। तो फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ये 0 है। ये देखो ये यहीं से ना स्टार्ट हो रहा है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ये तो आसान सी बातें हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेरिडियन एट द पोल इज 0, लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियन। एंड स्टेटमेंट 2 जो कह रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर। तो देखिए जो मेरिडियन है फारदेस्ट होते, सबसे दूर होते हैं इक्वेटर, बाकी जगहों पे आप देखो बिल्कुल पास पास है ना। तो ये तो लॉजिकल भी आप समझ सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स पोल स्पेसिंग डिक्रीजेस अंटिल इट बिकम 0, जब तक ये 0 ना हो जाए। सो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तीसरा कह रहे थे नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड ज़्यादा होता है। कितना होता है लेटीट्यूड? लेटीट्यूड तो अगर हम देखें 181 होता है। मैं पैरेलल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल कंसिडरेशन देखें तो। जबकि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टोटल मिला करके 180 डिग्री ईस्ट में होगा और 180 डिग्री वेस्ट में होगा, तो टोटल 360 होते हैं। तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूड ज़्यादा होते हैं लेटीट्यूड से। सो आंसर इज ऑप्शन डी, तीनों सही। ये एक क्वेश्चन देखो इन्होंने पूछा था लेटीट्यूड के बारे में CDS में। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है लेटीट्यूड के बारे में। पहला, रेनफॉल, टेम्परेचर और वेजिटेशन चेंज हो जाता है लेटीट्यूड के साथ। दूसरा ये कि जो डिफरेंस होता है लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे के बीच वो बढ़ जाता है लेटीट्यूड बढ़ने के साथ ही। तीसरा, इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है अप्रोक्सीमेटली एट द 6 डिग्री 45 मिनट लेटीट्यूड। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखिए पहला तो आप जानते ही हो कि जैसे जैसे जो वेरिएशन आता है लेटीट्यूड में वैसे ही रेनफॉल, टेम्परेचर और वेजिटेशन भी बदल जाते हैं। लेटीट्यूड कंट्रोल करता है क्लाइमेटिक जोन को, इसमें कोई शक नहीं है। इनफैक्ट लेटीट्यूड जब इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है और रेनफॉल और वेजिटेशन भी डिक्रीज होंगी जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो। दूसरा कह रहे हैं जो डिफरेंस होता है, देखिए इक्वेटर में डे और नाइट हमेशा 12 घंटे के होते हैं। जैसे ही आप पोलवर्ड जाते हो, पोल की तरफ जाते हो, तो जो समर और विंटर के बीच डे लेंथ जो है उसकी डिफरेंस बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के लिए ये कि पोल्स में जो लॉन्गेस्ट डे है वो 6 महीने का होता है ना, 6 महीने तक सूरज ही निकला हुआ है, इसका लॉजिक तो आप जानती हो। और शॉर्टेस्ट डे जो है वो 6 महीने का ही होता है। तीसरा है कि इंदिरा पॉइंट लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्री 45, ये भी फैक्चुअली करेक्ट है। ये सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया की, जो कि निकोबार आइलैंड में है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं मेजर एलिमेंट प्रेजेंट जो है अर्थ क्रस्ट में असेंडिंग में लगाना है, डिसेंडिंग में नहीं। मतलब पहले छोटा वाला लेना है देन उसमें बढ़ते जाना है, यही होता है ना आई गेस असेंडिंग का मतलब। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये 4 हैं आपके पास। देखो ये ना NCERT और बाकी हर जगह पे कवर्ड है, तो आप जानती हो सबसे ज़्यादा जो क्रस्ट में है वो ऑक्सीजन होता है। देन इसके बाद जो नंबर है वो सिलिकॉन का आता है, देन एल्यूमिनियम का है ना। एल्यूमिनियम के बाद नंबर आता है आयरन का, और आयरन के बाद हम देखते हैं कैल्शियम है, सोडियम, पोटेशियम, बाकी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो इसको आप याद भी रख सकते हो, इसको बहुत सारे निमोनिक वगैरह हैं जिससे आप याद रख सकते हो। मैंने तो इसे सिंपली ओ सियाल से याद रखा है। इसके अलावा एक और निमोनिक है आई गेस, ये इस तरह से है ओ साई, SAINCS। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, इतने से काम बन जाएगा अपना। तो अब हम इसे लगा लेते हैं। इन्होंने पूछा असेंडिंग में, तो देखो मैं तो सबसे पहले वो लगाऊंगा ना जो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मतलब लास्ट में रखूंगा, क्योंकि मेरे को सबसे छोटे से स्टार्ट करना है, देन इससे बड़ा, फिर इससे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है, तो सबसे लास्ट में ऑक्सीजन आएगा 4 नंबर में। तो 4 में ऑक्सीजन देखो यहाँ है, सेकेंड यहाँ है और यहाँ है, तो ये 2 तो हट गए। देन इसके बाद मैं चेक करूँगा 4 के बाद 3 है, दैट मीन ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन आता है, आपको पता ही है। देन इसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है, तो 4 3 के बाद 1 आएगा, देन 2। सो आंसर इज सी। देखो ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन आसान है, सभी बच्चे को पता है ये ओ सियाल होता है जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि पेपर में यार बहुत बार मिस्टेक हो जाती है। असेंडिंग की जगह हमें लगता है कि ठीक है जो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम याद तो इसी तरीके से करते हैं ना, हम सबको पता है। एक कोरिया के स्टूडेंट को भी पता है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है कंपोजिशन में हमारे अर्थ क्रस्ट में, तो सबसे पहले ढूंढेगा ऑक्सीजन कहाँ है ना, ऑक्सीजन कहाँ है, और इस हिसाब से वो पहले 4 को ढूंढेगा और B को मार्क कर देगा, बोले वो बहुत ईजी पेपर था। बट घर आकर के मिलाएगा तो ब्लंडर हो जाएगा, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो ऑलवेज गो टू द एग्जाम हॉल विथ अ काम एंड फोकस्ड माइंडसेट, सबसे ज़रूरी वही है।
तो कौन सा आंसर था? सी था। अगला देखिए, ये पूछा गया था HCS में, ये PYQ है, मैं रेफरेंस के लिए आपको दिखा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो एक ही क्वेश्चन बार बार लिखूंगा नहीं मैं, सब सेम ही पूछा जा रहा है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे इन्होंने डिक्रीजिंग में पूछा है, सिलिकॉन, आयरन, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, देन इसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम तो इन्होंने दिया नहीं है, तो मेरे ख्याल में आयरन ही आता है, उसके बाद ही सोडियम आता है। तो सबसे पहले 3 है, 3 के बाद 1 है, तो 3 के बाद अच्छा एक ही ऑप्शन में है, तो इससे भी आंसर निकल जा रहा है। ये हुआ एक क्वेश्चन। अगला देखो, रिक्टर स्केल के बारे में बेहद शानदार क्वेश्चन है, ये ट्राई करिए, CDS का है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि पहला कि इंटेंसिटी स्केल है ये, है ना। दूसरा ये कह रहे हैं रिक्टर इंडिकेट करता है कितनी एनर्जी निकली अर्थक्वेक में। तो मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और यूट्यूब पे भी आपको ये मिल जाएगा, है ना। इनफैक्ट ये आपको यूट्यूब पे और बैच में दोनों जगह पे मिल जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से ये फाइल है, अगर आप बैच स्टूडेंट हो तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। देखो ये मैंने लिखा है कि जो सीस्मोग्राम होता है ना, वो आउटपुट बताता है। ग्राम का मतलब मेजरमेंट होता है, तो सीस्मोग्राफ क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक यंत्र है, डिवाइस है, और जो सीस्मोग्राम है वो आउटपुट है कि कितनी स्पीड की, या यूँ कहें कि कितनी मैग्नीट्यूड की जो अर्थक्वेक है वो आई थी। एक होता है मर्केली स्केल। अब मर्केली स्केल ना अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बताता है, तीव्रता बताता है ना, और कितने पीपल ने फील करा इस चीज़ को, डिस्ट्रक्शन, बाकी चीज़ें। तो इसका रेंज 1 से 12 है। लेकिन रिक्टर स्केल ना मैग्नीट्यूड को बताता है, और इस हिसाब से ये एक लॉगरिथमिक स्केल है, ठीक है। लॉग के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। लॉगरिथमिक स्केल है ये रिक्टर स्केल, और एक अगर होल नंबर में इंक्रीज हो गया ना, यानी अगर आप 6 का आपने देखा रिक्टर स्केल में, देन वो 7 हो गया, तो इसका मतलब कि 10 गुना पावर बढ़ चुकी है अर्थक्वेक की। तो इवन एक नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है लॉगरिथमिक स्केल में, ठीक है। पूरा फॉर्मूला वगैरह हमने डिस्कस किया था। तो इन्होंने क्या करा है, स्टेटमेंट स्वैप जो UPSC करती है वही इन्होंने किया है, और ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इनफैक्ट पूछे भी गए हैं। लेट मी शो यू दिस सेकेंड, या सो इसमें क्या है, इट इज़ द इंटेंसिटी स्केल। नहीं भाई, रिक्टर स्केल कोई इंटेंसिटी स्केल नहीं है, रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल है। इंटेंसिटी स्केल तो मर्केली स्केल होता है ना। और जो दूसरा कह रहे हैं ये बताता है कितनी एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, ये बात सच है। तो इस हिसाब से आंसर होता है A1 ओनली, C नहीं होगा। और सॉरी, इन्होंने क्या पूछा, सही पूछा है, तो सही पूछा है तो 1 नहीं होगा, इसका आंसर B होगा 2 ओनली, क्योंकि 1 जो है वो गलत है। देन ये क्वेश्चन आप देखो, सिविल सर्विसेज का है 2006 का, और ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं बैच में बखूबी। पहला कह रहे हैं जो रिक्टर स्केल है लॉगरिथमिक स्केल है, और एक इंक्रीज हो गया ना मैग्नीट्यूड में, वो 10 टाइम्स दिखाएगा कि एम्पलीट्यूड बढ़ चुका है। दूसरा ये कि हर एक इंटीजर रीडिंग जो है रिक्टर स्केल की, इसमें 100 टाइम्स एनर्जी दिखाता है प्रीवियस इंटीजर रीडिंग से। ये बात गलत है, 100 नहीं 10 टाइम्स, क्योंकि लॉगरिथमिक स्केल है ना, तो 10x वाला है। तो इस हिसाब से आंसर जो A बनता है 1 ओनली, पहला सही है। तो अगर आप ये क्वेश्चन करके जा रहे हो तो आपको पता होगा कि रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल है। 7 घंटे की वीडियो है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता रहा हूँ, पुराने वाले तो जानती हैं। 7 घंटे की वीडियो है फिजिकल ज्योग्राफी की, सर्च कर लेना यूट्यूब पे, कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी बाय फैसेट्स ऑफ UPSC, आपको ये मिल जाएगी। इसमें आप जाकर के देखो, बहुत ही डिटेल में आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, कभी आपके ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आई कैन अश्योर यू। ये क्वेश्चन पूछा था इन्होंने 2001 में सिविल सर्विसेज में, और बहुत सारे स्टेट PCS में फिर इन्होंने रिपीट कर लिया। देखिए केरला PCS में भी 2019 में पूछा गया था। तो कोई भी रेलेवेंट सवाल किसी भी स्टेट PCS का हो, हम स्किप नहीं करेंगे। 3 स्टेटमेंट नहीं 4 स्टेटमेंट है। पहला कह रहे हैं जो इंटेंसिटी होती है वो मर्केली स्केल से आप मेजर करते हो, तो फिर पूछ लिया इन्होंने सिविल सर्विसेज में, है ना, सेम बात। तो हमने ये पढ़ा कि इंटेंसिटी जो अर्थक्वेक की होती है वो मर्केली स्केल में मेजर की जाती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा कह रहे हैं जो मैग्नीट्यूड होता है वो एनर्जी बताता है, हाँ, जितनी एनर्जी निकली उसी का मेजर है, उसको नापने का तरीका है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्ट मेजरमेंट पे बेस्ड होता है ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। हाँ, सिस्मिक वेव किस एम्पलीट्यूड से आ रही है उनको आप मेजर कर लोगे तो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड का पता चल जाएगा। रिक्टर स्केल में एक होल नंबर बढ़ा तो 100 फोल्ड नहीं, 100 फोल्ड नहीं भाई, 10 फोल्ड इंक्रीज होता है। सो आंसर इज ऑप्शन A 1, 2 एंड 3।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ग्लेशियल ट्रफ के बारे में पूछ रहे हैं, करेक्ट आपको बताना है। पहला कह रहे हैं जो अल्पाइन ग्लेशियर स्टीप वैलीज ऑफ देयर सॉइल रेगोलिथ एंड सेडिमेंट टू फॉर्म ग्लेशियल ट्रफ। दूसरा ये कि जब सी लेवल है वो बिलो होता है, बिलो द फ्लोर ऑफ अ ग्लेशियल ट्रफ, तो उस केस में जो सी वाटर है वो एंटर करता है एज द आइस फ्रंट रिसीड क्रिएटिंग अ फोर्ड। बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा है फिजिकल ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी से सॉल्वेबल है या नहीं वो देख लेते हैं। तो आई गेस सेकेंड स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए एनसीईआरटी से, दिस द सेकेंड या। सो 11th क्लास की फंडामेंटल ज्योग्राफी जो मैंने कंप्लीट पढ़ाई भी है, उस पर भी मैंने इस बात को डिस्कस किया है लैंडफॉर्म्स वाले टॉपिक में। देखिए उन्होंने क्या बताया है, समझ लेते हैं थोड़ा ग्लेशियल वैली के बारे में, कि ग्लेशिएटेड वैली है वो ट्रफ लाइक होती है और यू शेप्ड होती है विद ब्रॉड फ्लोर्स एंड रिलेटिवली स्मूथ एंड स्टीप साइड्स। देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। वैली मतलब समझती हो, वैली मतलब घाटी होती है। ग्लेशिएटेड यानी ग्लेशियर के पास वाली, जहाँ पे ग्लेशियर जमा हुआ है, वो ट्रफ लाइक होती है। ट्रफ समझते हो, क्रेस्ट और ट्रफ यानी इस तरह से गर्त होता है, उनमें गड्ढा होता है गहरा, है ना, और यू शेप्ड की होती है, और इनमें ब्रॉड फ्लोर्स होते हैं, और रिलेटिवली स्मूथ होती है यानी ये वाले सरफेस, और स्टीप साइड होते हैं यानी इस तरह से आप समझ लो, थोड़े थोड़े स्टीप होते हैं। देन वैली में कंटेन लिटर डेब्रिस यानी वही कचरे डेब्रिस वगैरह, और ये सेव करते हैं एज अ मोरेन के जैसा, और स्वैम्पी दिखते हैं, मतलब थोड़े दलदली टाइप के दिखते हैं। और इनमें क्या हो सकता है, लेक भी हो सकता है। अब देखो गहरा गड्ढा है, पानी तो जमा हो ही सकता है, ठीक है। देयर कैन बी हैंगिंग वैलीज एट एन एलिवेशन, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे हैंगिंग वैलीज भी हो सकते हैं। देन इसमें यही कह रहे हैं कि जो फेसेस हैं ऑफ डिवाइड्स और स्पर्स ऑफ सच हैंगिंग वैलीज ओपनिंग इनटू मेन ग्लेशियर वैलीज आर क्वाइट ऑफन ट्रंकेटेड टू गिव देम एन अपीयरेंस लाइक ट्रायंगुलर फेसेट्स। तो यही चीज़ है, इस तरह से ट्रायंगुलर बन जाते हैं। देन बहुत डीप ग्लेशियल ट्रफ फील्ड विथ सी वाटर, जिसमें समुद्र का पानी भर जाता है, वैसे ग्लेशिएटेड ट्रफ जो है, और एंड मेकिंग ऑफ शोर लाइन, उन्हें हम फ्योर्ड कहते हैं। तो ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस में भी पूछा गया था फ्योर्ड्स के बारे में, तो यहाँ से ये टॉपिक हमारा कवर होता है। मैं आपको और थोड़ा समझाता हूँ, वैसे तो मैं चाहूँगा इसे मैं शॉर्ट में कवर करूँ, क्योंकि लैंडफॉर्म वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, 70 से ज़्यादा लैंडफॉर्म्स हमने डिस्कस किए हैं। जस्ट अ सेकेंड, इट इज़ ओपनिंग। तो इसमें जो कह रहे हैं ना कि अल्पाइन ग्लेशियर स्टीप वैलीज ऑफ देयर सॉइल रेगोलिथ एंड सेडिमेंट टू फॉर्म ग्लेशियल ट्रफ, ये बात बिल्कुल सच है। ग्लेशियल ट्रफ एक यू शेप्ड वैली है जो कि कार्व्ड है बाय वैली ग्लेशियर। तो ग्लेशिएशन से पहले जो वैली है ना वो वी शेप की होती है, इस तरह से होती है, और ग्लेशियर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो दे एक्ट लाइक अ बुलडोजर, और यू कैन से कि यहाँ से ये मिट्टी को कट करते हैं, स्क्रैप करते हैं सॉइल को, रॉक को, रेगोलिथ वगैरह को, और धीरे धीरे ये जैसे ये वाला शेप है, ठीक है, अब ये यहाँ से टूट रहा है, बिखर रहा है, और फिर इस तरह से क्या बनता जा रहा है, यू शेप का बनता जा रहा है। तो समय के साथ विद टाइम द नैरो वी वैली इज वाइडन यानी चौड़ी होती जाती है, डीपन्ड एंड स्ट्रेटेंड इनटू अ ब्रॉड यू शेप्ड वैली, यू शेप की वैली बन जाती है, जिनमें जो साइड्स हैं वो स्टीप होती हैं, तीखी होती हैं, विद स्टीप साइड्स एंड फ्लैट बॉटम, ठीक है। तो आई होप इट मेक सेंस टू यू। तो पहला बिल्कुल सही है, अल्पाइन ग्लेशियर इरोड करते हैं थ्रू एब्रेजन। एब्रेजन एक टर्म है ज्योग्राफी में, एब्रेजन का मतलब होता है कि रॉक डेब्रिस का स्क्रैप हो जाना, धीरे धीरे टूटकर बिखरना, और इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है सॉइल को हटाता है, रेगोलिथ को हटाता है। अगर आप रेगोलिथ का मतलब नहीं जानते, लेट मी टेल यू, रेगोलिथ का मतलब होता है वेदर्ड मटेरियल, यानी वैसे मटेरियल जो जिनकी वेदरिंग हो चुकी है ना। और फिर ये जो प्रोसेस है इसमें फाइनली क्या बनता है, यू शेप्ड की ट्रफ बनती है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे एक वैली है यूएस में काफ़ी फेमस है, नाम है योसेमाइट वैली यूएसए की। देन इसमें भी आप देखो तो इसी तरह से ये बनी हुई हैं। और इसमें जो कह रहे हैं फ्योर्ड के बारे में, तो जब सी लेवल बिलो होता है, बिलो द फ्लोर ऑफ अ ग्लेशियल ट्रफ, बहुत सारे जो ग्लेशियल ट्रफ होते हैं दे आर कट बिलो प्रेजेंट सी लेवल, क्योंकि ग्लेशियर बहुत ही पावरफुल इरोडर होते हैं। देखिए ग्लेशियर अपने आप में काफ़ी पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो बर्फ़ के चादर हैं, ठीक है। तो बर्फ़ जब आती है ना तो मिट्टी को या ज़मीन को, जो भी सरफेस है, उसे बहुत तेज़ी से इरोड करती है। तो जब ग्लेशियर वापस चले जाते हैं, देखो ये ग्लेशियर आ रहे हैं यहाँ पे, ये इरोड कर रहे हैं सरफेस को, और आप जानते हो ग्लेशियर का काम है पिघलना। तो जब वो पिघल करके वहाँ से रिट्रीट कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो ये जो फ्लडेड एरिया है, ये जो फ्लडेड यू शेप की वैली है, इसे ही हम फ्योर्ड कहते हैं, इसे हम फ्योर्ड कहते हैं, ठीक है। सोया फ्योर्ड या फायोर्ड, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। सो यही इसका मतलब है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, देखो ग्लेशियर आए, इन्होंने इरोड करा, जब ग्लेशियर वापस चले गए तो यू शेप्ड की जो फ्लडेड वैली बची उसे हम फ्योर्ड या फ्योर्ड कहते हैं। नॉर्वे में बहुत फेमस है ये फ्योर्ड, न्यूजीलैंड में है, ग्रीनलैंड वगैरह में, अलास्का में भी देखने को मिलते हैं।
सो इस हिसाब से आंसर इज सी, और ये एनसीईआरटी से पार्शली सॉल्वेबल है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमानेंट गैस दिए गए हैं और आपको बताना है कि एटमॉस्फेयर में इनका सही क्रम क्या है, और हमें असेंडिंग में लगाना है। फिर से ध्यान देना, असेंडिंग में। तो हीलियम है, हाइड्रोजन है, नियोन है और जेनन है। देखिए पहला काम तो आप सवाल को ध्यान से पढ़ के ही आपके 20% काम हो जाते हैं, है ना। देन सवाल समझ करके 50% काम होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप बारीकी से ध्यान से पढ़ें। तो इसमें स्टेटमेंट्स में है हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन और जेनन। देन इसके बाद बहुत सारे सवाल है एनसीईआरटी में, आपने ये टेबल जरूर देखी होगी परमानेंट गैसेस के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो गैस है ना हमारे पर्यावरण में वो नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टो है, जेनन है और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज बाय वैल्यूम है वो 0.00005 है, तो बहुत ही कम है हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस। तो सबसे कम पहले हम देखेंगे तो सबसे कम हाइड्रोजन है, यानी 2 पहले आएगा। तो 2 पहले किस में है देख लेते हैं। 2 इसमें भी पहले नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो या तो ये होगा या फिर ये। देन इसमें इन्होंने क्या क्या दिया है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, नियोन है, जेनन है। तो अगर आपको ये क्लैरिटी है कि हाइड्रोजन के बाद जेनन है, देन इसके बाद क्रिप्टो है, हीलियम है ना। तो हाइड्रोजन के बाद जेनन आने वाला है, दैट मीन्स कि अच्छा जेनन इन्होंने दिया है 4th में, तो 2 के बाद 4 आएगा, दोनों में ही है। तो दैट मीन्स कि 1 और 3 में आपको पता होना चाहिए कि हीलियम ज़्यादा है, नियोन ज़्यादा है। तो हीलियम और नियोन में जो है नियोन ज़्यादा है, देन हीलियम का नंबर आता है। ठीक है, सो हीलियम देन नियोन, यानी 1 फिर 3। सो आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट वाले भी 4 अगर आपको पता है तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन के बेस पे 50% ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो बेसिकली वो यही चेक करना चाह रहे हैं कि हीलियम और नियोन में क्या आपको क्लैरिटी है या नहीं। तो नियोन ज़्यादा है हीलियम के मुकाबले। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो सीडीएस 2018 का, इसमें इन्होंने पूछा कॉन्स्टिट्यूएंट गैस देकर कि करेक्ट वॉल्यूम क्या है, और अगेन यहाँ भी असेंडिंग ही पूछा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में टैकल कर सकते हो। तो आप जानते हो इसका आंसर क्या होना है। सबसे ज़्यादा आर्गन है तो 1 है यहाँ पे लास्ट में, सो आंसर शुड बी सी। सबसे कम है हीलियम, देन इसके बाद नियोन आना चाहिए, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद है आर्गन। ठीक है, सो इस हिसाब से आंसर इज ऑप्शन सी। देन ये क्वेश्चन देखो, इन्होंने पूछा कि लिस्ट है परसेंटेज में, यानी सबसे कम है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में, इसी साल का पेपर है ये। तो सबसे कम क्या है, हाइड्रोजन है। देन यहाँ देखो इन्होंने पूछा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लगाना है। ठीक है, एपीपीएससी का क्वेश्चन है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, तो मेरे ख्याल में आंसर ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, बाकी पढ़ने की नीड भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। तो नाइट्रोजन है, देन इसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, आर्गन का, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्लेनेटरी विंड के पैटर्न लार्जली किस पे डिपेंड करते हैं। इसमें मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। ठीक है, वैसे आप पूरी वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। जनरल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें समझाऊंगा। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए कह रहे हैं लेटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, द रोटेशन ऑफ अर्थ, एंड आपको करेक्ट बताना है। तो ब्रीफली समझ लेते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए प्लेनेटरी विंड के बारे में तो आप जानती हो। प्लेनेटरी विंड होते हैं बिग ग्लोबल विंड बेल्स, जैसे ट्रेड विंड हो गए, वेस्टर्लीज हो गया, ईस्टर्लीज हो गए, है ना। और इसमें जो 3 फैक्टर हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ये 3 हैं, बट एक्चुअल में इसके फैक्टर्स और ज़्यादा हैं। जैसे एनसीईआरटी में 5 फैक्टर्स इन्होंने दिया है। तो एक एक करके समझते हैं। देखिए ये जनरल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। इस टर्म का मतलब है कि ओवरऑल विंड का मूवमेंट क्या है अक्रॉस द ग्लोब। मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल विंड का मूवमेंट क्या है अक्रॉस द ग्लोब। इक्वेटर में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, आप जानते हो ये बात। तो इस वजह से ये एरिया काफ़ी गर्म होता है। तो यहाँ से हवा राइज करती है, ऊपर की ओर उठती है, और जहाँ पे हवा ऊपर उठ जाती है वहाँ पे तो लो प्रेशर एरिया बनता है। पोल में बहुत ही कम सनलाइट पड़ती है, यानी ये एरिया कोल्ड होता है, तो यहाँ पे हवा सिंक करती है। तो इस वजह से आप विंड का रूल भी जानते हो कि विंड जो है वो हमेशा हाई से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, क्योंकि लो प्रेशर गर्म एरिया है, वो जगह खाली हो गई है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की ओर उठ गई है। तो उस खाली हवा को भरने के लिए जो एरियाज में हाई प्रेशर है वहाँ से बहुत तेज़ी से हवाएँ आ रही होती हैं, ठंडी हवाएँ आ रही होती हैं उस जगह को भरने के लिए। ये बात आपको बेसिक पता होना चाहिए। देन एक और टर्म है प्रेशर बेल्ट, वो भी क्लियर होना चाहिए आपको। देखो प्रेशर बेल्ट क्या होता है, ये ना हाई और लो अराउंड द अर्थ के जोन होते हैं, जो कि हीटिंग और कूलिंग के कारण बनते हैं। जैसे इक्वेटोरियल लो हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल लो, है ना, ये प्रेशर बेल्ट कहलाते हैं। अब इसमें ना माइग्रेशन आपको समझना हो कि ये शिफ्ट कैसे होता है। आप ये तो जानते हो कि सन जो है वो जून में नॉर्थ में होता है
और दिसंबर में साउथ में होता है। तो प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम भी उसी तरह से शिफ्ट करते हैं। जैसे ध्यान से समझना, जो मॉनसून है वो इंडिया में आकर करता है बिकॉज ऑफ ITCZ यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और उसी वजह से जो मॉनसून है क्योंकि ITCZ मूव कर रहा है, नॉर्थ में मूव कर रहा है समर में, और वहाँ से नमी वाली हवाएं को लेकर आ रहा है फ्रॉम द ओशन टू द लैंड। देन इसके बाद जो फैक्टर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन का। आप जानते हो कि जो लैंड है वो ज़्यादा फास्ट कूल होता है सी या फिर वाटर के मुकाबले, तो इससे भी विंड पैटर्न बदल जाता है। ओशंस में जो हवाएं हैं वो ज़्यादा स्टीडी होती हैं, लैंड में वो ज़्यादा वेरी करती हैं। तो अर्थ रोटेशन भी इन्फेक्ट मैटर करता है, क्योंकि अर्थ स्पिन कर रही है, तेज़ी से रोटेट कर रही है, तो इससे भी हवाएं तो मूव कर रही है ना, विंड भी मूव कर रहा है। तो इसी वजह से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर। तो इसी बेंडिंग से ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज वगैरह क्रिएट होते हैं। तो यही इन्होंने बताया सिंपली कि किस तरह से सर्कुलेशन देखने को मिलता है। एक तो एटमॉस्फेरिक हीटिंग के कारण, प्रेशर बेल्ट के कारण इन माइग्रेशन होता है बेल्ट्स का, देन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है कॉन्टिनेंट और ओशन का, एंड अर्थ की रोटेशन पे, इन फैक्टर्स पे। अब देखो यही इन्होंने पूछा था। तो एक बात तो आप बहुत बखूबी समझ रहे हो कि ये जो हवाएं हैं, ये जो प्लेनेटरी विंड है, ये डेफिनेटली लेटीट्यूडनल वेरिएशन पे डिपेंड करेगी ही, क्योंकि लेटीट्यूड जब बदल जाएगा, इक्वेटर में गर्मी है, पोल्स में काफ़ी ठंडा है, तो हवाएं तो मूव कर ही रही हैं फ्रॉम हाई टू लो। ये समझना बहुत आसान है ना। देन इसके बाद दूसरा कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट। तो आप जान रहे हो कॉन्टिनेंट मतलब लैंड, लैंड का अलग प्रोसेस है। और देन इसके बाद आप देखो तो जो सी है उसका अलग प्रोसेस है। हाई और लो जोन्स भी होते हैं जो हीटिंग और कूलिंग से क्रिएट होते हैं। देन इसमें जो तीसरा कह रहा है रोटेशन, तो रोटेशन वाली बात भी आप देखो तो वो भी सही है। अर्थ के रोटेशन से जो मूविंग एयर है वो बेंड कर जाती है, जिसे ही हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स का मतलब क्या है, अर्थ का रोटेशन, और अर्थ के रोटेशन से जो हवाएं बेंड कर रही हैं। तो इसी वजह से जो विंड है ना केवल स्ट्रेट मूव करती है फ्रॉम इक्वेटर, बल्कि ये कर्व हो जाती है, मुड़ जाती हैं, जिससे ट्रेंड विंड बनते हैं। तो फाइनल आंसर यहाँ पे डी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आपको थोड़ा भी मुश्किल लगा है ना ये, तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर रेफर कर लीजिए, 7 घंटे वाली वीडियो में बता रहा हूँ। आई कैन गारंटी यू कि आपके लिए बिल्कुल केक वोक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही लेमेन, बहुत ही आसान भाषा का यूज़ मैंने किया है इन ज्योग्राफी के कंसेप्ट को समझाने में। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कह रहे हैं कि जो पैटर्न होता है प्लेनेटरी विंड्स के मूवमेंट का, उसे हम जनरल सर्कुलेशन कहते हैं एटमॉस्फेयर का। और दूसरा ये कि जो जनरल सर्कुलेशन होता है ये मोशन में लेके आता है ओशन वाटर को, जिससे अर्थ का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। आप सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इसका आंसर, दोनों स्टेटमेंट तो सही है, ये तो आप जान ही रहे हो। अभी मैंने आपको बताया प्लेनेटरी मूवमेंट जो मूव कर रही है उसका जो पैटर्न है उसे हम जनरल सर्कुलेशन कहते हैं, और जो जनरल सर्कुलेशन है मोशन में लेके आता है ओशन वाटर के सर्कुलेशन को। ये दो बात आप समझते हो, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज स्टेटमेंट 2 जो है बात कर रहा है इम्पैक्ट की, कि जनरल सर्कुलेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, ना कि उसको डिफाइन कर रहा है। तो इस हिसाब से सी होना चाहिए, सॉरी डी होना चाहिए, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। देन इन्होंने पूछा कि कौन सा प्लेनेटरी विंड इन्वर्जन से नहीं जुड़ा हुआ है। लैटिट्यूडनल वेरिएशन, इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट ड्यू टू अपेरेंट पाथ ऑफ सन। ये 4 ऑप्शन है और ये CAPF का क्वेश्चन है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए पहला कह रहे हैं प्लेनेटरी विंड इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब नॉर्मल विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जैसे विंड की डायरेक्शन मान लो सीजनली ईस्ट टू वेस्ट है, अब ये चेंज हो गई ड्यू टू सम रीजंस, तो वो होता है प्लेनेटरी विंड इन्वर्जन। तो इसमें लैटिट्यूडनल वेरिएशन का प्रभाव पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हीटिंग डिफरेंस है उससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा अगर अलग तरीके से, तो विंड भी उल्टे डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगी। देन इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, तो प्रेशर बेल्ट, हाँ डेफिनेटली प्रेशर बेल्ट का कितना प्रभाव है अभी हमने देखा सेकंड कॉन्टेक्स्ट में। देन अर्थ रेवोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटेशन से फर्क पड़ता है ना। अभी मैंने आपको बताया, ये आप देखो पढ़ सकते हो, वेयर इज इट, यस हियर इट इज। अर्थ के रोटेशन से फर्क पड़ता है ना। रेवोल्यूशन क्या करेगा, वो तो सिर्फ सन की अपेरेंट पोजीशन को चेंज करेगा, लेकिन एक्चुअल रिवर्सल ऑफ विंड तो प्रेशर बेल्ट के शिफ्ट होने से ही होगा, सिर्फ रेवोल्यूशन से तो नहीं होगा। देन माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट, हाँ ये सही है। तो ए बी और डी सही है, गलत जो है वो ऑप्शन सी है, हमें गलत बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन वाटर वेपर के बारे में है, करेक्ट आपको बताना है। पहला कह रहे हैं ये एयर की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा ये ब्लैंकेट के जैसा काम करता है, अर्थ के ब्लैंकेट के जैसा काम करता है, ना ही ज़्यादा ठंडा होने देता ना ही ज़्यादा गर्म।
देखो वाटर वेपर जो है एक वेरिएबल गैस है एटमॉस्फेयर में, ये भी थीम एनसीईआरटी से है। और ये डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ, यानी ऊंचाई बढ़ेगी ना तो जलवाष्प कम होगा, घट जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हो ना ऊंचाई बढ़ रही है तो वाटर वेपर इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में इट में अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम, जबकि ड्राई और कोल्ड एरियाज में, डेजर्ट में, पोलर रीजन में ये 1% से भी कम होता है हवा में। तो हाँ, डेजर्ट एरिया में क्या ही वाटर वेपर होगा, बहुत कम होगा ना। वाटर वेपर डिक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, यानी पोल की तरफ आप जाते हो तो वहाँ वाटर वेपर घटता जाता है, जैसे ऊंचाई वाले केस में हमने देखा, क्योंकि ऊंचाई बढ़ रही है वहाँ भी टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उस हिसाब से पोल्स की तरफ जाने पे भी टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये लॉजिक है। और इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स पार्ट ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएटेड हीट। तो अर्थ ने जो हीट को रेडिएट करा है उसे रोक के रखने का काम करता है, क्योंकि वाटर वेपर एट द एंड ब्लैंकेट के जैसा काम कर रहा है ना, क्योंकि जो हीट बाहर निकल रही है उसे वो थोड़ा रोक रहा है बहुत हद तक, और जो हीट आ रही है, जो बाहर से सन लाइट आ रहा है, इंसुलेशन आ रहा है, उसे भी रोकने का काम कर रहा है। तो ये दोनों ही काम कर रहा है एक तरीके से। तो इस तरह से ब्लैंकेट का काम कर रहा है। सो आंसर इज सी। इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने थीम्स एनसीईआरटी अच्छे से कवर करा है तो, या फिर अगर आपने बैच वगैरह से चीज़ें कवर करी हैं तो। अब देखो 2 सवाल हैं क्लाइमेट के ऊपर, एक ये क्वेश्चन है और इसके बाद दूसरा ये क्वेश्चन है। इन दोनों को मैं अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा क्लाइमेट वाले टॉपिक में, बिकॉज ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे समझाने होंगे, क्योंकि PYQs काफ़ी ज़्यादा हैं इस टॉपिक से। ठीक है, फिलहाल उम्मीद है आपको इन टॉपिक्स में क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।